हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप सभी लोगों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। दूसरा, आज ये क्लास भैया ने गलती से 8 बजे लगा दी रात को। होनी 2 बजे चाहिए थी। मैं फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूं, आप लोग कमेंट करें। सोमवार से ये क्लास 2 ही बजे होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और मेरी सभी प्यारी छोटी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। और बहुत ज्यादा शुभाशीष आपको आपके बड़े भाई की तरफ से। मेरी बहन, बहुत अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो एकदम, ठीक है, आनंद के साथ रहो, खूब उन्नति करो, जीवन में तरक्की करो और हमेशा आगे बढ़ो और जल्दी सिलेक्शन लेकर अपने इस भैया से मिलने आओ। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम। जी, ठीक है, ये है भाई हमारा थानेदार बैच, ठीक है ना। टाइम गलत है उस पर, डिजिटल बोर्ड पर ऊपर। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है भाई सभी का, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। और ये बार बार ये वाला सवाल मत पूछो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि गलती से रात को 8 बजे भैया से क्लास शेड्यूल हो गई है, ठीक है ना। और गलती किसी से भी हो सकती है, उनसे हो सकती है, मुझसे हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है। थानेदार बैच है और ये बैच यूपीएसआई के लिए है। और जिस विषय को मैं इसमें पढ़ा रहा हूं, उस विषय का नाम है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, ठीक है ना, वह विषय है आपका। आइए, अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। हम लोग राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पर चल रहे थे और आज हम बहुत आराम से, बहुत अच्छे से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति साहब को खत्म करके आज हम मंत्री परिषद पे आ जाएंगे, ठीक है। बड़े आराम से आ जाएंगे मेरे दोस्त आज हम मंत्री परिषद पे, ठीक है जी। चलिए, तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति साहब पर चल रहे थे। इन साहब के बारे में हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो हमने आर्टिकल 63, 64, 65 देख लिया था, 66 देख लिया था, 67 भी देख लिया था, 68 भी देख लिया था, ठीक है, और 69 भी देख लिया था हमने, है ना। यहां तक क्लियर था। 69 में उपराष्ट्रपति साहब को जो शपथ और प्रतिज्ञा है वो राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है, तो 69 तक हमारा क्लियर था। इसके बाद है आर्टिकल 70, आर्टिकल 70, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आर्टिकल 70। और आर्टिकल 70 कहता है कुछ अन्य आकस्मिकताओं में, कुछ अन्य आकस्मिकताएं हैं, कुछ अन्य आकस्मिकताओं में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। क्लियर है ना। तो किसमें है बच्चे, वो आर्टिकल 70 में है। आर्टिकल 70 में है जब कुछ अन्य आकस्मिकताएं, कुछ अन्य ऐसी इमरजेंसी हैं, वैकेंसी हैं, तो कुछ अन्य आकस्मिकताओं में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। कुछ अन्य आकस्मिकताओं में, ताओं में उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं बेटा, ठीक है। पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, निर्वहन करते हैं। उम्मीद करता हूं कि बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चे। कुछ अन्य आकस्मिकताएं, बस ठीक है कि भाई कुछ अन्य आकस्मिकताएं जहां पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अब इसके बाद मेरे प्यारे दोस्त आर्टिकल 71 है और आर्टिकल 71 कहता है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय। ये समझने वाला आर्टिकल है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय, यहां से प्रश्न आता है और वो प्रश्न बहुत खूबसूरत होता है। बस उसी प्रश्न को आपको और हमको देखना है। तो आर्टिकल 71, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति
एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संसक्त विषय, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय बच्चे। तो सबसे पहले सवाल यह है कि भाई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता है ना? वो कौन सा संस्थान है, वो कौन सी बॉडी है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति साहब का निर्वाचन कराता है? तो जवाब होगा, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। अब मैं ये कहता हूं कि चलो मान के चलिए राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बच्चे किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो गई, कोई शिकायत हो गई, तो इसकी जांच कौन करेगा? देखिए, तो जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्लियर है? तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय, तो सबसे पहली बात है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? तो आप कहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग बच्चे, भारत निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इनका इलेक्शन कराता है, भारत निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, अब अगला सवाल ये होता है मेरे प्यारे बच्चे कि इनसे संबंधित, निर्वाचन से संबंधित विषयों की जांच, ठीक है ना, मैंने लिख दिया निर्वाचन से संबंधित विषयों की जांच। निर्वाचन से संबंधित विषयों की जांच, जांच ये कौन करता है बेटा? है ना, निर्वाचन से संबंधित विषयों की जांच कौन करेगा? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि निर्वाचन से संबंधित विषयों की जांच करने वाली जो बच्चे संस्था है, ठीक है, वह सुप्रीम कोर्ट है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार के विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होता है बच्चे। विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होता है। ठीक है, क्या ये मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? तो ये बच्चे इतना सा आर्टिकल 71 है, ठीक है, लेकिन आप आर्टिकल 71 को आज से पहले नहीं पढ़े और सुने होंगे ना, आप 70 को सुने होंगे, लेकिन आर्टिकल 72 को जरूर सुने होंगे, जिसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, और हमें लगता भी है कि यार प्लीज आर्टिकल 72 हमारे समझ में आए, आर्टिकल 72 है क्या, इसको तो एटलीस्ट हम समझें। तो बेटा आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, और मैं इसे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। आर्टिकल 72 और आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, ठीक है, आर्टिकल 72 में। क्लियर है? द पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये राष्ट्रपति की जो समाधान की शक्ति है, ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति क्षमा देते हैं, तो सबसे पहले ये दो चीजें हैं बच्चे कि राष्ट्रपति क्षमादान मृत्युदंड में भी दे सकते हैं, और जो सैन्य न्यायालय होते हैं ना, जिसको मार्शल कोर्ट कहते हैं, ठीक है, कोर्ट मार्शल हो गया, आपने एक शौर्य मूवी देखी होगी, उसमें कोर्ट मार्शल हुआ था ब्रिगेडियर साहब का, तो ये सैन्य मामलों के निर्णयों पर भी क्षमादान दे सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति को बच्चे अधिकार है, लेकिन ये राज्यपाल के पास नहीं है तो राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड के केस में क्षमा नहीं कर सकते, और सैन्य न्यायालयों के निर्णयों पर वह माफी नहीं दे सकते, राष्ट्रपति दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति साहब की क्षमादान की शक्ति दोनों मामलों में लागू होती है। वह सैन्य मामलों के या सैन्य न्यायालयों के निर्णयों में भी क्षमादान की शक्ति दे सकते हैं, सैन्य न्यायालयों के निर्णय में भी क्षमादान की पावर रखते हैं बच्चे वह क्षमादान, और वह मृत्युदंड के मामले में भी क्षमादान दे सकते हैं, मृत्युदंड के संबंध में भी क्षमादान। लेकिन यहां पर एक बात है, मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा राष्ट्रपति की ये जो शक्ति है ना, ठीक है, क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति नहीं है।
राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। तो बस ये बात ध्यान रख लेना। कई बार पूछा गया क्या राष्ट्रपति साहब की क्षमादान की शक्ति स्वविवेकी होती है, मतलब वे अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, राष्ट्रपति साहब की क्षमादान की यह शक्ति स्वविवेकी नहीं है। राष्ट्रपति साहब की क्षमादान की यह शक्ति स्वविवेकी शक्ति नहीं है, स्वविवेकी शक्ति नहीं है, इसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। इसका प्रयोग वह बेटा किसकी? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। तो राष्ट्रपति साहब की क्षमादान की शक्ति बेटा यह स्वविवेकी शक्ति नहीं है, राष्ट्रपति साहब इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करते हैं, इसका प्रयोग, ठीक है ना। अच्छा, अब क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत बच्चे क्या क्या है, ठीक है, पहले ये समझ लेंगे आप कि आखिर क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत बच्चे कौन कौन सी शक्तियां शामिल हैं, राष्ट्रपति साहब किन किन मामलों में क्षमादान की शक्ति रखते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है बच्चे लघुकरण, इसको बोलेंगे कम्यूट, लघुकरण, कम्यूट। लघुकरण का मतलब होता है बच्चे कि दंड की प्रकृति को कम कर देना, ठीक है, नेचर को कम कर देना। जैसे कि किसी को मृत्यु दंड की सजा है तो आजीवन कारावास में बदल देना, किसी को आजीवन कारावास की सजा है 7 साल में बदल देना, किसी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा है तो उसको 7 साल के ही सरल कारावास में बदल देना, मतलब दंड की प्रकृति को कम कर देना, द नेचर ऑफ द, ठीक है, दंड बच्चे। तो दंड की प्रकृति को कम कर देना है इसमें लघुकरण में। तो लघुकरण में क्या है? दंड की प्रकृति को कम कर देना। दंड की प्रकृति को कम कर देना, लघुकरण, ठीक है। अगला होता है मेरे प्यारे बच्चे परिहार। परिहार, इसमें बच्चे परिहार में क्या होता है कि दंड की मात्रा को कम किया जाता है। परिहार में दंड की मात्रा को कम कर देना, परिहार में, ठीक है। इसमें बेटा दंड की मात्रा को कम कर दिया जाएगा, प्रकृति नहीं। जैसे 7 साल का है तो 3 साल का, लेकिन रहेगा कठोर कारावासी। अगर मान के चलिए साधारण कारावास है 7 साल का तो 4 साल का कर दिया जाएगा, है ना। तो केवल इसमें मात्रा कम की जाएगी, नेचर नहीं बच्चे, ठीक है। नेचर कठोर था, कठोर ही रहेगा। नेचर साधारण है, ठीक है ना, साधारण कारावास है, साधारण ही रहेगा। लेकिन क्या कम कर दिया जाएगा बच्चे? इसमें मात्रा को कम कर दिया जाएगा परिहार में, ठीक है। इसके बाद है होता है अगला, ठीक है, जिसको हम कहते हैं परिहार के बाद प्रविलंबन। प्रविलंबन, ठीक है, प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब है अभी डिले कर देना। प्रविलंबन मीन्स डिले कर देना। क्यों डिले किया जाता है बच्चे प्रविलंबन में? मान के चलिए कि कोई व्यक्ति लघुकरण के तहत राष्ट्रपति के पास याचिका देता है कि साहब मेरे दंड की प्रकृति को कम कर दो, या फिर मेरे प्यारे बच्चे वो क्षमा याचिका राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, क्षमा याचिका राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, या फिर वह राष्ट्रपति के समक्ष लघुकरण की याचिका प्रस्तुत करता है कोई व्यक्ति। तो राष्ट्रपति के समक्ष लघुकरण की याचिका प्रस्तुत करता है या फिर वह क्षमा याचिका प्रस्तुत करता है। तो प्रविलंबन का मतलब है कि अभी कुछ देर तक, ठीक है, डिले कर देना। प्रविलंबन मतलब मिलेगा तो सही, लेकिन चूंकि इस पर विचार हो रहा है तो इसलिए बच्चे इसको क्या कर दिया जाएगा? ये विचाराधीन है। विचाराधीन होने पर बच्चे इसको क्या कर दिया जाएगा? डिले कर दिया जाएगा, मिलेगी। लेकिन आपने जो है ना लघुकरण के तहत मान के चलिए कि आपको मृत्युदंड की सजा मिली तो आप क्षमा याचिका के लिए गए, या फिर मृत्युदंड की सजा में आपने लघुकरण के साथ मृत्युदंड मत दो, आजीवन कारावास दे दो, है ना। तो ऐसी स्थिति में आपका केस राष्ट्रपति साहब के पास जो है वह अभी विचाराधीन है। तो ऐसी स्थिति में जब विचाराधीन होता है तो उस पर प्रविलंबन दे दिया जाता है कि ठीक है भाई प्रविलंबन। विराम का मतलब है बच्चे रोक देना। विराम का मतलब है रोक देना, विराम रोक देना। जैसे मान के चलिए कि किसी विशेष अवस्था में किसी भी व्यक्ति की कोई विशेष अवस्था है तो उस विशेष अवस्था के कारण
रोक दिया जाता है कि भाई मत दो इसको, ये दंड मत दो। विशेष अवस्था जैसे मान के चलिए वृद्धावस्था है, रोक दिया जाएगा कि भाई ये दंड मत दो, रोक देना है ना। विराम मतलब रोक देना, विराम लगा देना, रोक देना। तो वृद्धावस्था है। या फिर किसी भी महिला की बेटा गर्भावस्था है, किसी भी महिला की गर्भावस्था है, महिला गर्भ की अवस्था में है, तो भाई अभी गर्भ की अवस्था में रोक दो। या फिर मान के चलिए बच्चे, ठीक है, बीमारी की अवस्था है कि भाई व्यक्ति की बीमारी की अवस्था है, ठीक है, अभी रोक दो। तो ऐसी स्थिति में रोक दिया जाएगा। और फिर इसके बाद लास्ट आता है बच्चे क्षमादान, पार्डन। क्षमादान, क्षमादान का मतलब है बच्चे सजा को पूरी तरह से शून्य कर देना, सजा को माफ कर देना। सजा को माफ कर देना, ये क्षमादान है कि पूरी तरह से माफ कर दिया। आर्टिकल 72। तो आपने आर्टिकल 72 आज से पहले बहुत सुना होगा कि 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। लेकिन राष्ट्रपति साहब की क्षमादान की शक्ति क्या है, तो ये मैंने बता दिया। तो राष्ट्रपति साहब बेटा सैन्य न्यायालय के निर्णयों में भी क्षमादान की शक्ति रखते हैं, और राष्ट्रपति साहब मृत्युदंड के संबंध में भी क्षमादान की शक्ति रखते हैं। तो राष्ट्रपति साहब बेटा सैन्य न्यायालय के निर्णयों में भी क्षमादान की शक्ति रखते हैं, मृत्युदंड के मामले में भी क्षमादान की शक्ति रखते हैं। और क्षमादान की यह शक्ति स्वविवेक की शक्ति नहीं है, इसका प्रयोग वह बच्चे मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। ये स्वविवेक ही नहीं है, इसका प्रयोग वे किसकी सलाह पर करेंगे, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अब इसमें लघुकरण है, लघुकरण में बच्चे दंड की प्रकृति को कम किया जाएगा, जैसे आजीवन कारावास को 7 साल में बदल दिया जाए। बात समझे हमें, आजीवन साल कारावास को 7 साल में बदल दिया जाए, कठोर कारावास को सरल में, मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में। तो इसमें नेचर को कम करेंगे, इसमें उसके क्वांटिटी को कम करेंगे, लेकिन नेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। प्रविलंबन में बच्चे अगर मान के चलिए कोई भी मामला राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है तो प्रविलंबन ले लिया जाता है। विराम का मतलब है विशेष अवस्था में बच्चे आपकी कुछ विशेष अवस्था है इसकी वजह से। और क्षमादान का मतलब है सजा को बिल्कुल माफ कर देना, बिल्कुल कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, बिल्कुल माफ कर दिया जाता है। तो ये क्षमादान है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त जी, अगर मेरी ये बात सभी को समझ में आई तो प्लीज एक बार मुझे थम्स अप करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ऐसे करके होता है बेटा थम्स अप, और ऐसे थम्स अप करके मुझे बताना कि हाँ सब ये बात हमारे समझ में आ गई। चलिए ठीक है, अब इसके बाद बच्चे हम स्टार्ट करेंगे मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और बहुत शानदार है बच्चे। देखो आर्टिकल 53 को याद करो आप। 53 में बोला था कि राष्ट्रपति ठीक कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। बोला था ना कि भाई 52 में बोला कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 में बोला कि भाई जो कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं थे इनका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा अपने अधीनस्थों के द्वारा कर लेगा। तो अब यहां पर बच्चे आर्टिकल 74 में है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और राष्ट्रपति इसी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करेगा या मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। ये 74 में है, पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं 74 आपको समझाऊंगा। तो 74 में क्या है बच्चे कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है ना बच्चे, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ठीक है ना, जिसका मुखिया कौन होगा बेटा, प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया बेटा कौन होगा, इसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे बच्चे। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, ये बोला है 74 में कि भाई राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा।
की सलाह पर कार्य करेगा। सलाह पर कार्य करेगा। अब जैसे मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कहा कि आप मेरी सलाह पर कार्य करोगे, तो आमतौर पर यह माना जाता है ना कि सलाह बाध्यकारी नहीं होती। भाई मैंने कहा कि आप मेरी सलाह पर कार्य करोगे, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप बहुत अच्छे से पॉलिटी को पढ़ोगे, आप पॉलिटी का रिवीजन करोगे, ठीक है, आप पीवाईक्यू लगाओगे, आप कोई बुक खरीद लोगे घटना चक्र वगैरह जिसमें पॉलिटी की पीवाईक्यू है, तो मैंने सलाह दी आपको। तो आमतौर पर सलाह जब नाम आता है ना, तो यह माना जाता है कि सलाह बाध्यकारी नहीं होती। तो सवाल यह पैदा होता है कि भाई राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? ठीक है ना बच्चे, क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? अब आप बताइए कि क्या होगा इसका। ठीक है, आप में से जो लोग पहले पढ़े हैं वो तो इसका उत्तर दे देंगे बहुत अच्छे से, लेकिन जो लोग पहले नहीं पढ़े उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि उनका उत्तर मैं पहले से ही जान रहा हूं क्या होगा। देखिए सवाल ये पैदा होता है कि भाई सलाह बाध्यकारी नहीं होती, और यहां पर लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, तो क्या राष्ट्रपति बच्चे, देखिए, मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? ठीक है, तो इस संबंध में बच्चे 42वां संविधान संशोधन हुआ, पहले आप समझना। ठीक है, इसी आर्टिकल 74 के कॉन्टेक्स्ट में पहला 42वां संविधान संशोधन हुआ, और इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के आधार पर बोला कि जी हां, अगर मंत्रिपरिषद का कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास गया, ये रही मंत्रिपरिषद, मैंने लिख दिया, ये रही मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति के पास गया, तो बेटा राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य है, मानने के लिए बाध्य है। मंत्रिपरिषद का कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति बाध्य है, इस बात को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अब भैया इसकी बड़ी आलोचना हुई कि इसका मतलब है राष्ट्रपति रबर स्टाम्प है, जो भी मंत्रिपरिषद ने बोल दिया राष्ट्रपति आंख बंद करके उसको मान लेगा, तो फिर राष्ट्रपति की अपनी खुद की क्षमता क्या है ना, राष्ट्रपति की अपनी खुद की क्षमता क्या? तो फिर यहां पर यह हुआ कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन से इसमें फिर से एक और संशोधन कर दिया गया 1978 से, 44वें संविधान संशोधन से बोला कि भाई मंत्रिपरिषद का कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है, समझना बच्चे, मंत्रिपरिषद का कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, वह पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो मंत्रिपरिषद का कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति ने एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, लेकिन मंत्रिपरिषद ने इसको पुनः भेज दिया, पुनः भेज दिया, तो पुनः अगर भेज दिया तो अब ऐसी स्थिति में बच्चे पुनः भेजने के बाद राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य होगा। पुनः अगर भेज दिया तो पुनः भेजे जाने की स्थिति में राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य होगा। यह आर्टिकल 74 में है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के उसके कार्यों में सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। उस मंत्रिपरिषद का मुखिया, कभी भी आपसे पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, आप कहेंगे प्रधानमंत्री, वो मंत्रिपरिषद का मुखिया है ना। और राष्ट्रपति बच्चे इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर, इसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या राष्ट्रपति बच्चे मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो वर्तमान स्थिति क्या है कि एक भी, जब पहली यात्रा में बाध्य नहीं है, लेकिन अगर दूसरी बार में वो प्रस्ताव आता है उसके पास, तो फिर अब वह उसकी सलाह को मानने के लिए पूरी तरह से बाउंडेड होगा, बाध्य होगा। अरे वाह बच्चे, तुम लोग तो हीरे हो, हीरे। अब इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, समझ में आया ना बच्चे? आर्टिकल 75 है। आर्टिकल 75 में 3 क्लॉज हमें पढ़ने हैं मुख्यतः, और तीन के तीनों क्लॉज सुपर डुपर हिट हैं, और यहां से खूब सारे प्रश्न बनते हैं, ढेर सारे प्रश्न बनते हैं आर्टिकल 75 से। सबसे पहले बच्चे आर्टिकल 75 क्लॉज 1 है। क्लॉज 1 में बोला है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति किसी भी राह चलते व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देंगे? मान के चलिए कि मैं निकल के जा रहा था, राष्ट्रपति को मैं अच्छा लगा और राष्ट्रपति ने कहा कि चलो आओ तुम्हें प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो ऐसा थोड़ी नहीं होगा। क्या राष्ट्रपति किसी राह चलते व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देंगे? नहीं। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन है बच्चे कि एक तो वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, और दूसरा वह दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य हो, अर्थात वह लोकसभा या राज्यसभा किसी का एक का सदस्य होना चाहिए, और लोकसभा में जो बहुमत दल है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत मिला है, वह उसका नेता होना चाहिए। तो 75 क्लॉज 1 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या राष्ट्रपति, समझना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं कि चलो ठीक है? नहीं बच्चे, दो कंडीशन है। सबसे पहले वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, नेता, और दूसरा बेटा संसद के दोनों में से किसी एक सदन का उसको सदस्य होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो। दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो, किसी एक का सदस्य हो, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता और दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो। मान के चलो बच्चे कि वह संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन लोकसभा में बहुमत दल का नेता है। मतलब ये कंडीशन पूरी करता है, ये कंडीशन पूरी नहीं करता, फिर भी राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करके बोलेंगे कि 6 महीने के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता ले लो। 6 महीने के भीतर भाई आप किसी एक सदन की सदस्यता ले लो, किसी एक सदन की सदस्यता ले लो। किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण कर लो। ठीक है बच्चे, तो 6 महीने के भीतर आप किसी एक सदन की सदस्यता को ग्रहण कर लो, अगर वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य है तो। वो सदस्य नहीं है, मतलब संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन लोकसभा में बहुमत दल का नेता है, तो वैसा बोल देंगे कि भाई 6 महीने के भीतर। अगर मान के चलिए कि बच्चे लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है, दूसरी कंडीशन है कि भाई लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं, स्पष्ट बहुमत नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना तो उसके पास स्पष्ट बहुमत है और ना ही वह गठबंधन की स्थिति में आना चाह रही है, तब राष्ट्रपति यहां पर अपनी स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करेंगे, है ना बेटा? और राष्ट्रपति जिस भी व्यक्ति को चाहे, मतलब जिस भी दल के व्यक्ति को चाहे, जिस भी दल के नेता को चाहे, ठीक है? तो अगर मान के चलो बच्चे कि लोकसभा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे राष्ट्रपति अपनी स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करेगा और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को वो प्रधानमंत्री नियुक्त करके कहेगा कि भाई एक समय सीमा देगा, और एक समय सीमा देकर कहेगा बच्चे कि आप अपना बहुमत सिद्ध करके दिखाइए। तो यहां पर वो एक समय सीमा देगा और कहेगा कि समय सीमा के भीतर बहुमत सिद्ध करके दिखाइए। आप एक निश्चित समय सीमा के भीतर बहुमत सिद्ध करिए अपना। अगर आप निश्चित समय सीमा के भीतर बहुमत सिद्ध कर देते हैं, अगर आप समय सीमा के भीतर बेटा अपना बहुमत सिद्ध कर देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छी बात है, ठीक है ना? आप प्रधानमंत्री के पद पर कंटिन्यू करेंगे अथवा आप प्रधानमंत्री के पद को बच्चे फिर छोड़ना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं बच्चे, तो कंडीशन है कि भाई वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदस्य का सदस्य हो, किसी एक सदन का। अगर वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य नहीं है, तो 6 महीने के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। फिर भी उसे बच्चे वह प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। ठीक है, आप ठीक है, बहुमत दल के नेता तो हो भाई, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत मिला, आप बहुमत दल के नेता तो हो। हाँ जी, तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत मिला, बहुमत दल के नेता तो हो, बहुत अच्छी बात है। अरे कोई बात नहीं, आप सदस्य नहीं हो किसी भी सदन के, तो कोई बात नहीं। मनमोहन सिंह इसी आधार पर प्रधानमंत्री बनाए और फिर राज्यसभा के सदस्य बन गए थे। अगर मान के चलिए बेटा लोकसभा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है ही नहीं,
ठीक है, किसी भी पार्टी के पास, तो फिर राष्ट्रपति अपनी स्वाविवेकी शक्ति का प्रयोग करते हैं और एक निश्चित समय सीमा के भीतर, ठीक है, उस व्यक्ति को अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा और उसको, ठीक है, प्रधानमंत्री कंटिन्यू कर दिया जाएगा। अब इसके बाद 75 क्लॉज 2 है। 75 क्लॉज 2 बोलता है जी, 75 क्लॉज 2 बोलता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये क्या है भैया 75 क्लॉज 2? कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं बच्चे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं तो मंत्रियों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे ही करेंगे, क्लियर है। लेकिन मंत्रियों को उनके पद से भी राष्ट्रपति हटाएंगे। तो जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक कोई व्यक्ति मंत्री पद पर बना रहेगा। लेकिन इसमें भी राष्ट्रपति की इच्छा नहीं, इसमें प्रधानमंत्री की इच्छा काम करती है। जब तक प्रधानमंत्री की इच्छा है तब तक वह व्यक्ति मंत्री बना रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे तो कोई व्यक्ति मंत्री है, तो देखो अगर कोई व्यक्ति मंत्री है तो मंत्री के तौर पर उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। मंत्री के तौर पर उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन क्या राष्ट्रपति बच्चे मंत्री की नियुक्ति अपने विवेक से कर देंगे? नहीं। ठीक है, इसके पीछे जो मास्टरमाइंड होगा वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बोलेगा कि निर्मला ताई को वित्त मंत्री बनाइए, अमित टकले को मतलब अमित शाह जी को, ठीक है, हम भी हो जाएंगे थोड़ी दिनों में, ठीक है, इसमें क्या बात है, अमित शाह जी को गृह मंत्री बनाइए, राजनाथ सिंह जी दूसरे टकले हैं, चलिए उनको रक्षा मंत्री बना दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, इनसे इस्तीफा ले लीजिए। तो कुल मिलाकर नियुक्ति बच्चे किसी भी मंत्री की राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन परामर्श किसका होगा? प्रधानमंत्री का। अच्छा, ठीक है, किसी भी मंत्री की पदच्युति, मतलब पदच्युति का मतलब है बच्चे पद से हटाना, रिमूवल, पदच्युति को बोलते हैं बेटा रिमूवल। तो किसी भी मंत्री का रिमूवल मतलब पदच्युति, ये भी कौन करेंगे बच्चे? राष्ट्रपति करेंगे। और यहां पर भी वे किसके परामर्श से करेंगे? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री का ये जो परामर्श होगा ना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे उसको राष्ट्रपति मंत्री पद पर नियुक्त करेगा, उसको वो मंत्रालय देगा, और प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे बच्चे, ठीक है, उसको उस मंत्री पद से हटवा देंगे। लेकिन मोहर किसकी लगेगी? राष्ट्रपति की। और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का बाध्यकारी परामर्श होता है, बाध्यकारी परामर्श होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये मैंने बताया। तो मंत्री किसी भी व्यक्ति की मंत्री पद हेतु नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और बच्चे पदच्युति भी राष्ट्रपति करते हैं। क्या मेरी ये बात समझ में आई है? क्लियर है? लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री के परामर्श पर करेंगे। और तीसरा है कि मंत्रिपरिषद, ठीक है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि किसी एक व्यक्ति का जो फैसला है वह संपूर्ण मंत्रिपरिषद का माना जाएगा। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है ना? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति बेटा सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मतलब मंत्रिपरिषद जवाबदेह है लोकसभा के प्रति, क्योंकि मंत्रिपरिषद आई कहां से है बच्चे? लोकसभा से। लोकसभा में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का बहुमत है उसकी सरकार है, और सरकार मंत्रिपरिषद के माध्यम से कार्य करती है। तो ये आर्टिकल 75 क्लॉज 3 है। ठीक है जी, ये बात समझ में आई? एक बार थम्स अप करके बताइएगा सब लोग, बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से।
चलिए ठीक है बच्चे, अब इसके बाद है आर्टिकल 76। और आर्टिकल 76 में कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, आपने नाम सुना होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, कई बार नाम सुना होगा आपने, महान्यायवादी। ठीक है, आपको पता है बच्चे कौन होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? जी, आपको पता है ये कौन होते हैं बच्चे महान्यायवादी? जैसे मैंने भारत सरकार के खिलाफ केस कर दिया, ठीक है, मैंने अगर भारत सरकार के खिलाफ केस कर दिया तो मेरी तरफ से तो मेरा वकील लड़ने जाएगा, और भारत सरकार की तरफ से कौन लाएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आएगा भारत सरकार की तरफ से। ठीक है बाबू, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है बच्चे? ठीक है ना, ये सरकारी वकील है, एक तरह से सरकारी वकील है। ये तो हो गई, ठीक है ना, आम भाषा में। अगर सच बात बताऊं तो ये भारत सरकार का प्रथम विधि परामर्शदाता है। ये कौन है बच्चे? भारत सरकार का प्रथम विधि परामर्शदाता है, प्रथम विधि परामर्शदाता है। भारत सरकार का प्रथम विधि परामर्शदाता है ये। कहने का आशय ये है कि भारत सरकार को अगर कानूनी संबंधी किसी भी मामले में जानकारी चाहिए तो ये व्यक्ति है बच्चे, सरकारी वकील है, भारत सरकार का प्रथम विधि परामर्शदाता है। ठीक है, मेरी तरफ से अगर, ठीक है, केस हो गया बच्चे सरकार के अगेंस्ट, तो सरकार की तरफ से केस लड़ने यही आएगा, मेरी तरफ से मेरा वकील जाएगा, तो ये सरकारी वकील है। अब ये सरकारी वकील, देखो जब आप किसी भी पद को पढ़ोगे आगे, तो सबसे पहले आप बात करोगे योग्यता, कि भाई योग्यता क्या है। सबसे पहले हम योग्यता के बारे में ही बात करेंगे बच्चे, कि योग्यता क्या है, क्योंकि जब आप कोई भी फॉर्म भरते हो तो उसमें सबसे पहली चीज योग्यता ही तो होती है बाबू, कि योग्यता क्या है। तो ऐसे ही इसकी योग्यता, तो योग्यता है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का जज चुने जाने की योग्यता रखता हो। ठीक है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का जज चुने जाने की योग्यता रखता हो, तो योग्यता है सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष, मतलब इस सुप्रीम कोर्ट का जज चुने जाने की योग्यता रखता हो। नंबर फर्स्ट योग्यता ये है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष है। ठीक है, दूसरा है बच्चे कि इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो नियुक्ति इसकी बच्चे राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ध्यान रखना राष्ट्रपति के माध्यम से होती है, लेकिन वो होती प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही है। बेशक राष्ट्रपति करते हैं बच्चे इसकी नियुक्ति संवैधानिक रूप से, लेकिन परामर्श किसका होता है? प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री का परामर्श कैसा होगा बच्चे? बाध्यकारी होता है। प्रधानमंत्री का परामर्श, ये बात ध्यान रखना, प्रधानमंत्री का परामर्श होगा। तो योग्यताओं की नियुक्ति हो गई। इसके बाद बच्चे तीसरी चीज आएगी कि भाई एक कार्यकाल बता दो, और वेतन और भत्ता बता दो। कार्यकाल और वेतन भत्ता ये भी बता दो, भाई सिंपल सी बात है, वेतन भत्ता बता दो। तो आप दोनों चीजों में लिखेंगे कार्यकाल वेतन भत्ता, संविधान में निर्धारित नहीं, संविधान में निर्धारित नहीं। संविधान में निर्धारित नहीं बच्चे। ठीक है, राष्ट्रपति इस बात को तय करेगा कि उसका कितना कार्यकाल होगा, राष्ट्रपति तय करता है, राष्ट्रपति तय करता है। ठीक है बच्चे, तो संविधान में निर्धारित नहीं, ना ही उसका कार्यकाल, ना ही उसका वेतन भत्ता, लेकिन फिर भी वेतन भत्ता राष्ट्रपति ने तय कर लिया है। और वेतन भत्ता जो है राष्ट्रपति का, वह राष्ट्रपति ने जो तय किया है इसका वेतन भत्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर उसको वेतन मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष वेतन मिलेगा। मतलब कितना? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए वार्षिक, सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष उसको वेतन मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो वेतन भत्ता, तो भाई वेतन भत्ता की बात ऐसी है कि उसको सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष वेतन मिलेगा।
जज के समकक्ष वेतन मिलेगा, कितना मिलेगा? 2.5 लाख रुपए एनुअल मिलेगा, 2.5 लाख रुपए वार्षिक वेतन मिलेगा उसको। ठीक है। कार्यकाल, कार्यकाल ये है कि भैया, ठीक, जब तक सरकार रहती है तब तक ये रहता है, सरकार जैसी हट गई तो ये भी त्याग पत्र दे के चला जाता है कि भाई अगला कोई आए हम वो हटाए बेइज्जती करके, इससे अच्छा है कि सरकार हटी हम भी हट जाते हैं साहब। तो सरकार के साथ ये खुद भी त्याग पत्र दे देता है। तो ये सारी चीजें हैं। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई। योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन भत्ता। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये बात समझ में आई। चलो अब आगे चलेंगे मेरे प्यारे दोस्त। देखिए इतना हमारी समझ में आ गया। अब हम इसके अधिकार के बारे में बात करेंगे कि अधिकार एवं शक्तियां क्या क्या हैं इसके पास। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अधिकार एवं शक्तियां ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भाई इसके पास कौन कौन से राइट्स एंड पावर हैं, अधिकार और शक्तियां क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त अधिकार के बारे में, है ना, अधिकार के बारे में बात करूं तो ये अपने पद पर रहते हुए निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है। जी हाँ, अगर कोई प्राइवेट केस लड़ना चाहे तो वह भी लड़ सकता है। तो ये अधिकार है उसका, अपने पद पर रहते हुए निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है। अपने पद पर रहते हुए ये निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है। अपने पद पर रहते हुए निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है। ठीक है बच्चे, ये चाहे तो किसी अंबानी का या किसी भी व्यक्ति का केस लड़ सकता है, लेकिन अपने पद पर रहते हुए निजी प्रैक्टिस तो कर दे बच्चे ये। लेकिन यहाँ पर दो चीजें हैं, ये अपने पद पर रहते हुए निजी प्रैक्टिस तो कर दे, दो चीजें हैं। वे भारत सरकार के खिलाफ ना तो कोई मुकदमा लड़ सकता ना सलाह दे सकता, क्योंकि वह भाई उनका, आप सोच के देखो ना, उनका एम्प्लॉई है। तो उनका एम्प्लॉई है तो भारत सरकार के खिलाफ ना तो कोई सलाह दे सकता, भारत सरकार के खिलाफ खिलाफ ना कोई सलाह दे सकता, सलाह दे सकता है, और ना ही बच्चे भारत सरकार के खिलाफ वह केस लड़ सकता है, केस लड़ सकता है। तो भारत सरकार के खिलाफ ना तो कोई सलाह दे सकता ना केस लड़ सकता, लेकिन हाँ ये बात जरूर है मेरे प्यारे दोस्त कि वह अपने पद पर रहते हुए निजी प्रैक्टिस कर सकता है। इसके अलावा बच्चे, ठीक है, वह दोनों सदनों में, दोनों में से बेटा किसी भी सदन में, अगला, दोनों में से किसी भी सदन में, दोनों में से किसी भी सदन में उपस्थित हो सकता है। ठीक है ना, भाषण दे सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। वोट नहीं कर सकता। दोनों में से किसी भी सदन में उपस्थित हो सकता है बच्चे, भाषण दे सकता है, वोट नहीं कर सकता, क्योंकि वह सदन का सदस्य ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि बेटा सदन का सदस्य नहीं, क्योंकि वह सदन का सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है। ठीक है ना, और बेटा उसको जो है ना भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। ठीक है ना, संपूर्ण भारत में बच्चे, संपूर्ण राज्य क्षेत्र में इसे सुनवाई का अधिकार है। संपूर्ण राज्य क्षेत्र में सुनवाई का अधिकार है। संपूर्ण राज्य क्षेत्र में इसको सुनवाई का अधिकार है, अधिकार है। कितनी सारी बातें मैंने बता दी हैं आपको, देखो बच्चे, खुद देखो आप, है ना। चलिए, कितनी सारी चीजें हमने क्लियर की। अब आपका कोई भी डाउट हो कैसा भी मुझे बताओ आप। ठीक है, जहां तक मैं मानता हूं मेरे भाई कि आपको कोई डाउट हो ही नहीं सकता।
चलो ठीक है ना बच्चे, ये बात आई समझ में। तो यहां पर हम बात करें, महान्यायवादी सरकारी वकील है, भारत सरकार का पहला विधि परामर्शदाता है। योग्यता, नियुक्ति बच्चे, कार्यकाल, वेतन भत्ता, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब इसे इसके पद से हटा सकता है। ठीक है, अपने पद पर रहते हुए निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है, और दोनों में से किसी भी सदन में उपस्थित हो सकता है, भाषण दे सकता है, वोट नहीं कर सकता क्योंकि सदन का सदस्य नहीं है। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर हम बेटा सोमवार को मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप सब अपना ख्याल रखो। थैंक यू।